लेक्चर हमारा है जी व्यू ग्रुप से रिलेटेड। व्यू और व्यू ग्रुप हमने देखना है। बेसिक जो एंटिटी है उसको तो हम व्यू कहते हैं। व्यू हम कहते हैं कि कोई भी स्क्रीन के ऊपर अगर हम एलिमेंट शो करवाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, या कोई ऐसा एलिमेंट जिससे हम यूजर से कोई वैल्यू ले सकें, या क्लिकेबल बटन जो है वो हम लगाना चाह रहे हो, तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ हम जो है वो अपने यूआई स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं या एक्सएमएल फाइल के अंदर प्लेस करते हैं। लेकिन हम सिंपल इन व्यूज़ को जो है वो इंडिविजुअली प्लेस नहीं कर सकते हैं। हमें इनके लिए एक इनका पेरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर हम वो सारे व्यूज़ लाइक टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन है, टॉगल बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, या जितने भी हमारे डिफरेंट व्यूज़ हैं वो हम प्लेस करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास, उससे हम व्यू ग्रुप कहते हैं कि हम अपने जितने भी हमने व्यूज़ प्लेस करने होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम जो है वो एक पेरेंट एलिमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं, और उसके अंदर जो है वो हम अपने सारे व्यूज़ को जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं, है वो स्टडी करने हैं। वो जो पेरेंट एलिमेंट है उसको जो है वो हम कहते हैं, वो है हम जो है वो व्यू ग्रुप बोलते हैं जी। आज हमने उन्हीं व्यू ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करना है। तो डिफरेंट टाइप के व्यू ग्रुप ये जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं, लाइक रिलेटिव लेआउट है, कांस्टेंट लेआउट है, टेबल लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, लीनियर लेआउट होता है। इन सारों को जो है वो आज हमने थोड़ा स्टडी करना है जी। ओके, मैं सारी फाइल्स को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर ही वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो सिर्फ एक्सएमएल फाइल के अंदर ही हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लेआउट यूज़ होता है किसी भी एक्सएमएल फाइल के अंदर, जब आप उसको क्रिएट करते हैं या एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट या व्यू ग्रुप यूज़ हुआ होता है उसे हम कॉन्स्टेंट लेआउट कहते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिकली इस नेम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर आप अपने जितने भी व्यूज़ प्लेस करते हैं, उन व्यूज़ के ऊपर जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइप के कॉन्स्टेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप ये बता सकते हैं कि मैंने इसको स्क्रीन के किस पोर्शन के ऊपर जो है वो प्लेस करना है। लाइक आप एक बटन लगाना चाह रहे हैं या एक टेक्स्ट व्यू लगाना चाह रहे हैं, तो आप उस टेक्स्ट व्यू को, उसकी जो प्लेसमेंट है, जो पोजीशनिंग है, जो उसकी लोकेशन है, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप उसको जो है वो कहाँ पे जो है वो अटैच करना चाह रहे हैं। भाईजान ऊपर से ऑन भी करना होता है। तो ये जो है वो कॉन्स्टेंट लेआउट होता है। मीन आप किसी भी एलिमेंट को जो है वो उसके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक टाइप के कॉन्स्टेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको स्प्लिट व्यू के अंदर लेके जा रहा हूँ स्क्रीन को जी। स्प्लिट व्यू के अंदर गए तो यहाँ पे आपको सॉरी कोड व्यू के अंदर ही जाते हैं या डिज़ाइन व्यू के अंदर चले जाते हैं जी। डिज़ाइन व्यू के अंदर गया हूँ। अभी देखें, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी स्क्रीन के ऊपर या मेरी एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है, एक कॉन्स्टेंट लेआउट लगा हुआ है। जितने भी आप व्यूज या व्यू ग्रुप्स अटैच करते जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, वो सारे यहाँ पे कंपोनेंट ट्री के अंदर जो है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ऊपर पैलेट भी शो हो रहा है। पैलेट इसलिए होता है कि अगर आप कुछ बेसिक कंपोनेंट से कुछ बेसिक व्यूज यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप वो व्यूज जो है वो सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़े होंगे, तो यहाँ से जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो उन चीज़ों को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहीं पे जो है दोनों तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। आप खुद से कोडिंग करना चाहें, खुद से भी कोड कर सकते हैं किसी भी व्यू के लिए। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करना ईजी लगता है तो उसके लिए भी जो है वो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लेआउट लगा हुआ है जी। कॉन्स्टेंट लेआउट में अगर कोडिंग व्यू के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली जो भी हम व्यू ग्रुप अटैच करते हैं, हम कोई ना कोई उसका स्पेसिफिक जो है वो टैग नेम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इसका जो टैग नेम होता है वो होता है कॉन्स्टेंट लेआउट। आगे स्टार्ट में कुछ जो है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, हम जस्ट जो है वो फिलहाल कॉन्स्टेंट लेआउट को पढ़ते हैं। ओके, डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं जी दोबारा। ओके, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल एक इमेज व्यू, चले एक बटन को ले लेते हैं जी। एक बटन को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लाके क्या किया जी, ड्रॉप कर दिया है। अब देखिए, मैंने जैसे ही ड्रॉप किया है तो क्या हुआ है, वो बटन जैसे जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है वो बटन क्या हुआ है, वहीं पे जो है वो प्लेस हो गया। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और दूसरा बटन उठाता हूँ, उसको भी मैं कहीं पे लाके जो है वो अटैच कर देता हूँ, तो वो वहीं पे अटैच हो गया। जरा कोडिंग के अंदर चलते हैं कि कोडिंग के अंदर क्या हुआ है। ये बेसिकली बटन का जो है वो टैग यूज हुआ है जी। बटन का टैग हम खुद से भी जो है वो लगा सकते हैं। @ID प्लस बटन, कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उसने खुद से जो है वो अटैच कर लिए हैं जी। लाइक मैं स्प्लिट स्क्रीन के अंदर अगर जाऊं
तो आप देखें जितने भी व्यूज आपने लगाए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एंकर पॉइंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके पास अगर आपको मेरा माउस शो हो रहा है तो ये एंकर पॉइंट्स, इनसे आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अपने उस व्यू को किस पोजीशन के ऊपर जो है वो एडजस्ट करना जो है वो चाह रहे हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये जो एंकर पॉइंट बना हुआ है इसको उठा के यहाँ से इसको जो है वो पकड़ के इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने बटन को क्या किया है, अपने बटन को मैंने अपनी स्क्रीन के हिसाब से या अपने पेरेंट के हिसाब से, जस्ट अ मिनट बचे। जी, आपने क्या किया, इस बटन को क्या कहा है कि मैंने इस बटन को क्या कर दिया है जी, अपनी जो भी मेरी स्क्रीन है उसके राइट साइड के ऊपर जो है वो अटैच कर दिया, मीन उसकी अलाइनमेंट मैंने सेट कर दिया कि वो राइट साइड के ऊपर एडजस्ट हो जाए। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी फॉर एग्जांपल जो है वो अटैच कर देता हूँ जी, मैं लेफ्ट साइड से भी इसको पकड़ता हूँ जी, इधर कर देता हूँ। अब क्या हुआ है, अब मैंने अपने व्यू को दोनों के हिसाब से जो है वो अलाइनमेंट असाइन कर दी हुई है कि वो लेफ्ट से भी अलाइनमेंट हो जाए और राइट से भी अलाइनमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इस बटन के साथ जो है वो इसकी पोजीशनिंग इसके हिसाब से करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके हिसाब से भी कर सकता हूँ कि इसको ड्रैग किया और इसको ड्रॉप कर दिया जी यहाँ पे, कि ये मैंने क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, कि ये कंस्ट्रेंट मैंने अप्लाई किया है कि मेरा जो दूसरा बटन है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पे पहला बटन जो है वो एंड हो रहा है। आप साथ साथ देखें मैं कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी कोडिंग खुद से जो है वो यहाँ पे अटैच होती जा रही है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उनके साथ कंस्ट्रेंट का कीवर्ड जो है वो आ रहा होता है। आप ये देख भी रहे होंगे कि उसने कोई प्रॉपर्टी ऐड की है कि आपने क्या बताया, कंस्ट्रेंट बॉटम टू टॉप ऑफ के आपने किसके हिसाब से इसका बॉटम स्टार्ट किया है जी, किसके बॉटम के हिसाब से इस बटन को प्लेसमेंट की है, एट द रेट ऑफ आईडी प्लस बटन। ये बेसिकली आईडी इसलिए होती है कि अगर आप किसी व्यू को यूनिकली जो है वो एक फाइल के अंदर असेस करना चाह रहे हैं या यूनिकली असाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कोई भी आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखें इसकी आईडी असाइन की हुई है एट द रेट ऑफ आईडी स्लैश बटन। एट द रेट प्लस आईडी और स्लैश जो है ये स्ट्रक्चर में यूज होता है, जबकि स्लैश के बाद जो चीज होती है वो एक्चुअली उस चीज की आईडी होती है। तो यहाँ पे आपने इस पैरामीटर को अगर हम देखें तो इस पैरामीटर के अंदर आपने ये बताया है कि ये वाला बटन जिसके अंदर आप आईडी ये वाली यूज कर रहे हैं इसने क्या होना है, इसके बॉटम के ऊपर जो है वो अटैच होना है। तो एट द रेट प्लस आईडी स्लैश बटन वाला बटन कौन सा है, ऊपर वाला है। आप नीचे वाले बटन को ये बता रहे हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होनी है, कि जहाँ पे पहले बटन का बॉटम पॉइंट होगा वहां से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से इसको नीचे ले आए, जहाँ पे मर्जी जो है वो आप अटैच कर दें इसको। तो ये बेसिकली आप पोजीशनिंग जो है वो सेट कर रहे हैं इन चीज़ों की। ठीक हो गया जी बच्चे। कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट लगते हैं जो बेसिक कॉन्स्टेंट के अलावा होते हैं उनके साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट का कीवर्ड जो है वो आ रहा होता है। लाइक इधर भी आप देखें तो जी उसामा बच्चे, ठीक है जय, ठीक भाई ये हम क्या नाम है जेनेरिक स्क्रीन बना जी रहे हैं। उसामा बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि ये हम जेनेरिक स्क्रीन के लिए कोड ये कर रहे हैं, जी जी ये जो क्या नाम है जेनेरिक उसामा आपकी स्क्रीन आवाज़ नहीं आ रही के बच्चे, का काम। उसामा बच्चे आपकी आवाज़ कट रही है। किसी को क्वेश्चन समझ आया तो मुझे रिपीट कर दें जी। सर मैं कह रहा हूँ ये सब सारा काम हम जेनेरिक स्क्रीन बनाने के लिए कर रहे हैं। जी जी, जेनेरिक स्क्रीन्स बनाने के लिए कर रहे हैं कि हमने वो जो लेआउट डिज़ाइन करना है वो इन इस फाइल के अंदर करना है और उसके लिए हमें कोई ना कोई व्यू ग्रुप पहले यूज़ करना है। ठीक है जी, जी सर कंटिन्यू करें। ओके। ये हो गया जी कॉन्स्टेंट लेआउट का काम। कॉन्स्टेंट लेआउट की तरह ही एक और लेआउट या एक और व्यू ग्रुप भी यूज़ होता है जिसे हम रिलेटिव लेआउट कहते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट और रिलेटिव लेआउट दोनों सेम तरह से वर्किंग परफॉर्म करते हैं, सिर्फ इन दोनों के जो एट्रीब्यूट की नेमिंग कन्वेंशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। काम रिलेटिव लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह से जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर पावर ज़्यादा होती है। कॉन्स्टेंट लेआउट जो है वो ज़्यादा कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर एज कम्पेयर टू आप रिलेटिव लेआउट। तो ये बेसिकली कॉन्स्टेंट लेआउट की हमने वर्किंग पढ़ी है कि आप किसी भी व्यू को उसके साइडों वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के जो है वो कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या कहीं पे भी उसकी पोजीशनिंग जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा लेआउट है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट भी बेस सिंपल जो है वो इसी तरह कॉन्स्टेंट लेआउट की तरह ही होता है। जैसे ही आपने किसी भी व्यू ग्रुप को चेंज करना है तो उसको टैग नेम जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट का टैग नेम यूज हुआ था, अब हम रिलेटिव को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या करें, आप रिलेटिव लेआउट को जो है वो प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। अब क्या हुआ है, अब आपने दो बटन प्लेस किए हुए हैं लेकिन उनकी पोजीशनिंग जो है वो
उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। लाइक आप देखें ना कि लेआउट कॉन्स्टेंट बॉटम वाले जो पैरामीटर्स हैं ये किसके हैं, ये एट्रीब्यूट यूज होते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे तो हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइक आप ये चाहते हैं कि जो आपने कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर बनाया हुआ है और उसको आप रिलेटिव लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या ये देखें आपने कॉन्स्टेंट लेआउट डिफाइन किया हुआ है। आप चाहते हैं कि उसी कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर जो आपने स्क्रीन बनाई हुई है उसको आप चाहते हैं कि जी वो खुद ही रिलेटिव लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों की वर्किंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर एट्रीब्यूट के नेमिंग कन्वेंशंस डिफरेंट हैं, काम ये दोनों एक ही तरह से करते हैं। अभी मैंने रिलेटिव लेआउट बनाया है, रिलेटिव लेआउट बनाया है तो आप देखिए मैं फॉर एग्जांपल कोडिंग में जाता हूँ या सॉरी डिजाइन स्प्लिट व्यू में जाता हूँ, तो आप देखें जी उसने दोनों बटन इकट्ठे एक ही जगह पे प्लेस कर दिए हैं। लेकिन जब हमने कॉन्स्टेंट लेआउट पढ़ा था तो कॉन्स्टेंट लेआउट में ये बटन यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो बटन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करके नीचे कहीं बॉटम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो होना तो ये चाहिए था कि रिलेटिव लेआउट के अंदर जो है वो उसको वहीं पे जो है वो शो करना चाहिए था। तो इसको अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं कि ये जिस तरह आपने पहले प्लेस किया है उसी तरह शो होने चाहिए, तो आप रिलेटिव के ऊपर लेआउट के ऊपर जाके डिजाइन व्यू के अंदर जाएं, रिलेटिव लेआउट के ऊपर जाके राइट क्लिक करें, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट रिलेटिव लेआउट टू कॉन्स्टेंट लेआउट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ओके कर दे जी, जो भी पैरामीटर पूछ रहा है जी ओके किया है। तो आप देखें उसने क्या किया, उसके हिसाब से जो हमने एडजस्टमेंट जो है वो की थी उसके हिसाब से जो है वो उसकी पोजीशनिंग जो है वो एडजस्टमेंट कर दी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर स्प्लिट व्यू के अंदर आता हूं तो अब देखें उसने क्या कर दिया है जी, कॉन्स्टेंट वाले पैरामीटर भी अप्लाई कर दिए और दूसरे कुछ पैरामीटर्स जो सारे वही पैरामीटर्स जो हैं वो आपने अप्लाई कर दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर, मैं इसी के ऊपर रिलेटिव लेआउट को करता हूँ जी और दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ क्लियर कंस्ट्रेंट्स ऑफ सिलेक्शन, इसको मैंने ख़त्म किया। सर ये हमने चेंज किसके अंदर किया था सर कौन सा लेआउट में पहले हमें लगाया था। ओके जी जी कॉन्स्टेंट लेआउट ही आ रहा है उधर पे, रिलेटिव क्यों आ रहा है, डिज़ाइन व्यू के अंदर भी इसको रिलेटिव नहीं आना चाहिए था। खैर आप इस तरह से एक लेआउट से जो है वो दूसरे लेआउट के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से यहाँ पे इसने रिलेटिव लेआउट को जो है वो चेंज नहीं किया कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप रिलेटिव लेआउट के अंदर भी जो है वो पोजीशनिंग असाइन कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको कि आपने क्या किया जी, रिलेटिव लेआउट यहाँ पे यूज़ किया जी सिंपल। नीचे से मैं जो कॉन्स्टेंट वाले पैरामीटर्स हैं फिलहाल उनको रिमूव कर देता हूँ जी। ये सारे कॉन्स्टेंट के साथ जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कॉन्स्टेंट वाले जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। मैं फिलहाल उन सारों को खत्म कर रहा हूँ जो कॉन्स्टेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं जी, बाकी मैंने सिंपल रहने दिए। अब क्योंकि मैंने कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं अप्लाई किया हुआ तो उसने दोनों बटन क्या किए हैं, इकट्ठे प्लेस कर दिए हैं। मैं फॉर एग्जांपल ऊपर वाले बटन को क्या करता हूँ जी, इधर की तरफ खींच देता हूँ जी। ये मैंने खींच दिया, इसको नीचे भी खींच दें तो ये अब कहाँ पे आ जाएगा जी, ये बिल्कुल जो है वो नीचे आ जाएगा और पहले वाला बटन जो उसके नीचे है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। ये आपने जो है वो इसके एडजस्टमेंट कर दी, आप इसको उठा के यहाँ पे लें। अब देखिए आपको शो हो रहे हैं जो भी रिलेटिव लेआउट के अंदर आपके पैरामीटर्स यूज होते हैं या एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो अलाइन के साथ यूज होते हैं, अलाइन के कीवर्ड के साथ। आप यहाँ पे देखें आपने कांस्टेंट अप्लाई किया तो ये देखें अलाइन पेरेंट राइट, अलाइन पेरेंट बॉटम, आपने इसकी प्रॉपर्टीज इसके हिसाब से एडजस्ट की है कि पेरेंट के हिसाब से आपने बता दिया जी इस बटन ने कहाँ पे जो है वो एडजस्टमेंट होनी है या इस बटन को आप जो है वो कहाँ पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, रिलेटिव लेआउट की भी और कॉन्स्टेंट लेआउट की भी। सिर्फ कॉन्स्टेंट में थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू आपके पास रिलेटिव लेआउट। जी बच्चे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश। जी बच्चे बताएंगे तो मुझे कुछ पता चलेगा, ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो मुझे क्या पता कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। मैं खत्म कर रहा हूँ जी इन बटन्स को, समझ आ गई। ओके। थर्ड लेआउट आपका यूज होता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट इसलिए यूज होता है कि अगर आप अपने जो व्यूज अटैच करना चाह रहे हैं उनको अगर लीनियरली प्लेस करना चाह रहे हैं, रैंडमली किसी पोजीशन के ऊपर नहीं, किसी स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर जो है वो प्लेस करके फिर उसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लीनियर लेआउट जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे आपने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करें जी, स्टार्ट इसका क्या कर दें जी, लीनियर लेआउट से कर दें जी, लीनियर लेआउट आ गया। और एंडिंग पॉइंट भी हमने किसके हिसाब से देना जी, रिलेटिव की बजाय हमने लीनियर का ही रखना है जी। ओके, लीनियर लेआउट हो गया जी। इसके बाद हमने क्या करना है जी, लीनियर लेआउट अभी भी हमारे पास एक एरर दे रहा है। लीनियर लेआउट का एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जो कि देना मस्ट होता है कि ओरिएंटेशन आपको स्पेसिफाई करना पड़ती है।
दो ओरिएंटेशन आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन बताते हैं या फिर आप वर्टिकल ओरिएंटेशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। ये इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आपको पहले तो ओरिएंटेशन स्पेसिफाई करनी है जी। ओके, ओरिएंटेशन के अंदर आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं और वर्टिकल भी रख सकते हैं। वर्टिकल का मतलब है कि आपके जितने भी व्यूज प्लेस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लेस होंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि उसके अंदर आपके व्यूज एक दूसरे के आगे पीछे जो है वो प्लेस हो रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल वर्टिकल कर दिया फिलहाल, तो देखिए एरर जो है वो खत्म हो गया। ओके, मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ जी, बटन को उठाया मैंने, यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक बटन आ गया, दूसरे को उठाया, दूसरे को भी प्लेस कर दिया, तीसरे को उठाया, तीसरे को भी प्लेस कर दिया। अब देखें जितने भी मैंने बटन प्लेस किए हैं वो क्या होते जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो प्लेस होते जा रहे हैं। ये वर्टिकल के अंदर काम होता है कि आप वर्टिकल अगर ओरिएंटेशन सेट करते हैं तो आपके व्यूज एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो एडजस्टमेंट उनकी जो है वो होती जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को मैच पेरेंट नहीं करता, मैं इसकी ओके विड्थ की बात आई है यहाँ पे। कोई भी व्यू जब आप अटैच करते हैं ना किसी भी लेआउट के अंदर या किसी भी व्यू ग्रुप के अंदर, तो उसके दो एट्रीब्यूट्स मस्ट होते हैं, एक उसकी हाइट और एक उसकी विड्थ। ये दोनों रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हैं किसी भी मैं व्यू ग्रुप की बात नहीं कर रहा, व्यू की बात कर रहा हूँ, व्यू की या विजेट की। कोई भी व्यू आप अटैच करते हैं तो उसके दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी विड्थ भी आपने स्पेसिफाई करना होती है और उसके जो क्या उसको बोलते हैं हाइट होती है वो भी आपको स्पेसिफाई करना होती है। अब ये दोनों चीजें जो है वो तीन वेज के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी यूज होती है मैच अंडरस्कोर पेरेंट की। मैच अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब होता है कि जितना पेरेंट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट कर ले। दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है रैप अंडरस्कोर कंटेंट की। रैप अंडरस्कोर कंटेंट का मतलब है कि उसके अंदर आपने जितना कंटेंट प्लेस किया हुआ है उसके हिसाब से चीजों को जो है वो एडजस्टमेंट करें। और तीसरी प्रॉपर्टी यूज जो होती है उसके अंदर हम वैल्यूज को जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में देते हैं, नंबर्स की फॉर्म में बताते हैं कि कितनी हमारे पास जो है वो उसकी हाइट या विड्थ होनी चाहिए। लाइक हम जैसे कहते हैं जी फुट्स की फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पे हम फुट्स की फॉर्म में तो नहीं देते हैं, हम यहाँ पे डीपीज की फॉर्म में जो है वो वैल्यूज दे रहे होते हैं। इसका यूनिट बेसिकली जो है वो डीपी होता है। तो आप स्पेसिफाई कर देते हैं जी उसकी हाइट 50 डीपी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए या 100 होनी चाहिए। तो ये तीन वेज यूज होते हैं। लाइक अभी मैच पेरेंट यूज हुआ है, पहले बटन को देखिए मैच अंडरस्कोर पेरेंट यूज हुआ है। मैं इसको फॉर एग्जांपल मैच अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब क्या है कि जितनी पेरेंट की विड्थ है उतने ही जो है वो इस बटन की विड्थ होगी। तो उसने क्या किया है उसको पेरेंट के बिल्कुल साथ जो है वो अटैच कर दिया। मैं इसको क्या कर देता हूँ जी रैप अंडरस्कोर कंटेंट कर देता हूँ जी। देखिए रैप अंडरस्कोर कंटेंट किया तो जितना उसके अंदर कंटेंट कितना था, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर बटन लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया उसकी विड्थ को क्या किया उस टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो अब जितना टेक्स्ट उसके अंदर आता था उसके हिसाब से अपनी विड्थ को जो है वो एडजस्टमेंट कर लिया। तीसरी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं आप, डीपीज की फॉर्म में दे दें जी। लाइक 100 डीपी मैंने इसको विड्थ असाइन करनी है, तो 100 से थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं ताकि नजर आ जाए कि मैं 150 कर देता हूँ जी, 150 डीपी दी दीजिए। तो अब आप देखें कि उसने ना तो पूरी की पूरी विड्थ को लिया है जो कि पेरेंट की विड्थ है और ना ही कंटेंट वर्क के हिसाब से किया, अब आपने स्पेसिफिक जो है वो दे दिया है। एसपी की फॉर्म में भी दे सकते हैं, 150 एसपी भी कह सकते हैं, पिक्सेल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन हम पिक्सेल्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि आपकी जो मोबाइल ऐप कोई भी डेवलप होगी तो उसको आपको नहीं पता कि किस स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर रन करना है। तो डिवाइस टू डिवाइस जो है वो आपके पिक्सेल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हम जो विड्थ और हाइट की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पिक्सेल्स की फॉर्म में जो है वो नहीं देते हैं, वो हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स की फॉर्म में या स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेस किया है और इसी को जो है वो मैं फॉर एग्जांपल इसकी ओरिएंटेशन को क्या कर देता हूँ वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो क्या हुआ है मेरे व्यूज जो है वो क्या होने लग गए हैं, सारे हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो है वो चीजें शो होने लग गई हैं। अभी मेरे पास तीसरा बटन नहीं शो हो रहा, इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि सेकंड बटन को जो मैंने विड्थ दी हुई है वो मैच अंडरस्कोर पेरेंट दी हुई है, और मैच अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब है कि जितनी पेरेंट की विड्थ बची हुई है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा, इसलिए उसने पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तीसरे बटन के लिए स्पेस नहीं बची है। मैं रैप अंडरस्कोर कंटेंट करता हूँ, अब देखिए अब आपको तीनों बटन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका लीनियर लेआउट जो है वो वर्किंग परफॉर्म करता है। ठीक हो गया जी। फोर्थ व्यू ग्रुप जो आप यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के अंदर क्या होता है बेसिकली, टेबल लेआउट के अंदर आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बात करते होते हैं। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बात करने का मतलब है लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू ग्रुप को चेंज करता हूँ जी। लीनियर लेआउट से मैं क्या करता हूँ जी टेबल लेआउट पे आ जाता हूँ। सॉरी टेबल लेआउट को मैंने सेलेक्ट कर लिया जी। ओके, लास्ट भी देख लेते हैं कि उसने खुद से चेंज कर दिया जी, उसने एंडिंग भी चेंज कर दिया है।
अभी चेक करते हैं जी, यहाँ पे आपके पास ओरिएंटेशन का एट्रीब्यूट हमने यहाँ से रिमूव करना है जी, क्योंकि ओरिएंटेशन का जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ लीनियर लेआउट के अंदर यूज होता है जी। मैंने इस एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव कर दिया जी। ओके, अब व्यूज जब आप प्लेस करना चाह रहे होते हैं, वो व्यूज आप टेबल रो से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जितने व्यूज प्लेस करते जाते हैं वो उसके कॉलम्स जो है वो बनते जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टेबल रो का एट्रीब्यूट लगाता हूँ जी, टेबल रो। ओके, टेबल रो का एट्रीब्यूट मैंने लगाया और यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, अपने एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पे बटन्स के बाद जो है वो टेबल रो को क्लोज कर देता हूँ जी। ओके, टेबल लेआउट नहीं, टेबल रो को क्लोज करने जी। टेबल रो, ठीक हो गया जी। ये उसका क्लोजिंग जो है वो हो गया होगा जी। ओके, क्या इशू आ रहा है जी? अभी क्या इशू है? टेबल लेआउट, जस्ट अ मिनट बच्चे। ऊपर टेबल लेआउट स्टार्ट कहाँ से? ओके, इसको फिलहाल ख़त्म करते हैं, यहाँ से दोबारा से टेबल रो पूरी स्टार्ट करते हैं ज़रा। यहाँ पे आपने क्या किया जी? सॉरी, ऊपर टेबल रो स्टार्ट हुआ है हमारा, वो इशू आ रहा था। कंट्रोल जी, ऊपर से हमें टेबल लेआउट को चेंज करना है जी। यहाँ पे टेबल लेआउट। ओके, अब देखिए, अब आपके बटन जो है वो यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं जी। अब यहाँ पे टेबल रो का मतलब क्या है? टेबल रो का मतलब है आपने एक रो स्टार्ट कर दी हुई है यहाँ पे, और जितने भी आप यहाँ पे कॉलम्स के लिए टेबल कॉलम का एट्रीब्यूट या टेबल कॉलम का टैग नहीं यूज करते हैं, आप एक रो के अंदर जितने भी व्यूज प्लेस करते जाते हैं वो उस व्यूज के हिसाब से आपके कॉलम्स जो है वो एडजस्ट होते जाते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया? 3 बटन प्लेस किए हैं, तो इसका मतलब है कि एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हो गए हैं? 3 कॉलम्स हो गए। आप 5 बटन प्लेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक रो के अंदर आपके जो है वो 5 कॉलम्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं जी। ठीक हो गया जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास लास्ट में कुछ स्पेस बची हुई आ रही है। स्पेस बची होने का मतलब ये है कि आप के पास जो है वो एक प्रॉपर्टी यूज होती है स्ट्रेच्ड कॉलम्स की। स्ट्रेच कॉलम की प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके बटन्स को जितनी भी आपने विड्थ दी हुई है या हाइट दी हुई है, उसको जो है वो इक्वली जो है वो असाइन कर देती है। लाइक आप यहाँ पे पेरेंट टेबल लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जी? मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा स्ट्रेच्ड कॉलम्स। स्ट्रेच कॉलम्स के अंदर अब मुझे बताना है कि मैंने किस कॉलम को स्ट्रेच करना है। किस कॉलम को स्ट्रेच करने का मतलब क्या है? बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं कि ये आखिर पे आप देखें तो कुछ एम्प्टी स्पेस शो हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि ये एम्प्टी स्पेस शो ना हो रही हो। ये क्या हो बेसिकली? यहाँ पे या तो ये तीनों बटन्स को ऐसे मैनेज करे कि ये एम्प्टी स्पेस खत्म हो जाए, या ये जो एम्प्टी स्पेस है ये हम किसी एक स्पेसिफिक बटन के साथ जो है वो अटैच करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेच कॉलम्स के अंदर लिख देते हैं कि कौन से कॉलम को, या तो हम बता देते हैं कि किस कॉलम को हमने स्ट्रेच करना है, या फिर हम ये बता देते हैं कि सारे कॉलम्स को जो है वो हमने इक्वली स्ट्रेच करना है। अगर तो आप ये बताना हो आपने कि सारे कॉलम्स को इक्वली स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए आप स्टैरिक यूज करते हैं। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को यूज करना हो तो उसके लिए उस कॉलम का नंबर यूज करते हैं जी। गोहर बच्चे जी, बोले गौर बच्चे। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर अगर हम इनकी बजाय वेट्स यूज कर ले तो बेहतर नहीं है? कौन यानी सा ऊपर कर ले? वेट्स हम दे के, वेट्स हम दे के नीचे उनको लेआउट वेट दे के हम तीनों का एक एक वेट दे दे तो फिर वो इक्वल हो जाएंगे। जी जी, उस तरह से भी कर सकते हैं। वो उस तरह आपको भी हो हर सकता है किसी ना? के, वो आपको हर किसी के अंदर जाके करना पड़ेगा ना। ये एक यहाँ पे आप सिंपल एक स्टैरिक यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो उनको सारों को जो है वो इक्वल बना देगा। सही, ठीक होगा सर। लाइक मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ जी, स्टैरिक फॉर एग्जांपल पहला मैं यूज करके देखता हूँ जी। ओके, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, आपने जैसे एरेज पढ़ी होंगी, एरेज की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेच कॉलम्स के अंदर आपने वैल्यू असाइन करनी है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप बटन 1 को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैंने 0 किया, उसने क्या किया है, जो एम्प्टी स्पेस बची हुई थी उसको पहले वाले बटन के साथ अटैच किया और बाकी वाले बटन को जो है वो आगे ले गया। मैंने 1 किया तो उसने क्या किया जी, दूसरे वाले बटन को स्पेस दे दिया, पहला और आखिरी जो है वो एज इट इज रहा है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल मैंने 3rd किया तो अभी उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे 3rd का मतलब ये है कि 4th वाला व्यू होना चाहिए। 4th वाला व्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इक्वली जो है वो सारों के साथ जो है वो होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है वो स्टैरिक राइट अप कर देते हैं। जस्ट अ मिनट बचे।
मेरा 8 वाला बटन जो है वो काम नहीं कर रहा फिलहाल, तो यहाँ पे आप स्टेरिक प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जितने भी व्यूज आपने अटैच किए हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे जो हैं वो इक्वली स्ट्रेच हो जाएंगे, उन सारों को उस एम्प्टी स्पेस में से कुछ कुछ पोर्शन जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और भी यूज होती है, लाइक मैं फॉर एग्जांपल एक और काम करता हूँ, टेबल रो को कॉपी करता हूँ जी, मैं स्ट्रेच कॉलम वाली प्रॉपर्टी को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ जी। ओके, टेबल रो वाला मैं कॉपी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 रोज हो यहाँ पे, तो मैंने ये 2 रोज बना ली जी, कंट्रोल सी, ओके कंट्रोल वी। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर अगर चाहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड वाला जो सेकंड वाली जो रो है यहाँ पे, सॉरी मैं उसको कॉपी किया तो यहाँ पे मुझे आईडीज चेंज करने पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल 5 है जी, 6 कर देते हैं इसको 7 कर देते हैं जी, इसको यहाँ पे 9 कर देते हैं जी। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो सेकंड वाली रो बनी है इसके अंदर जो पहले वाला व्यू जो बटन लगाया है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करे और बाकी जो दोनों बटन्स हैं वो एज इट इज स्पेस ऑक्यूपाई करें, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कॉल स्पैन, स्पैन की प्रॉपर्टी को हम सर्च करते हैं जी, लेआउट अंडरस्कोर स्पैन, और इसके अंदर जो है वो आप प्रोवाइड कर दें जी, फॉर एग्जांपल 0 प्रोवाइड करते हैं, नहीं अभी भी नहीं यूज हुआ। स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी के साथ इसको लगा के देखते हैं जी, जस्ट अ मिनट, जरा स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी भी साथ अटैच करते हैं। अभी यहाँ पे वो स्टेरिक प्लेस नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ज़रा स्टेरिक कहीं से कॉपी कर लूँ। ओके आ जाएगा, अब आ जाएगा। ओके ये देखें आपने क्या किया है, स्ट्रेच कॉलम वाली प्रॉपर्टी यूज किया और अब आपने क्या कहा है जी, और नीचे वाली सेकंड रो के अंदर आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि लेआउट अंडरस्कोर स्पैन किसको स्पैन करना है, आपने 0 वाले को जो है वो स्पैन करना चाह रहे हैं। क्या इशू है, जस्ट अ मिनट बच्चे, हाँ लगाओ जाओ, बस चलते हैं। ओके ये देखें अभी आपने क्या बताया, लेआउट अंडरस्कोर स्पैन की प्रॉपर्टी क्या की है, सॉरी वहां पे हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉलम्स बताने होते हैं कि जिसको आप स्पैन करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कितने कॉलम्स को स्पैन करना चाह रहे हैं, 2, स्पैन का मतलब है इकट्ठे कर दे, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स को स्पैन करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कहा है, लेआउट अंडरस्कोर स्पैन की वैल्यू 2 कर दी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम 3 करते हैं तो अब उसने क्या कर दिया, 3 करके उसको जो है वो 3 कॉलम्स को इकट्ठे कर दिया, चौथे वाला बटन प्लेस कर दिया और 5वें वाला बटन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है लेकिन वो स्क्रीन से आउट हो गया। आप ये दूसरे वाला जो डिजाइन नजर आ रहा है इसके अंदर देखें तो ये आपको छोटी छोटी बारीक बारीक सी लाइनें नजर आ रही होंगी, इसका मतलब है कि वो जो 5वां बटन आपने प्लेस किया हुआ है ना टेबल रो के अंदर, जो 3rd बटन बनता है ये वाला, ये नीचे वाला ये बटन क्या हो गया, ये स्क्रीन से जो है वो बेसिकली आउट हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल लेआउट स्पैन 4 प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो अब क्या होगा जी, आखिरी वाला बटन भी जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या 5 यूज करता हूँ तो अब क्या हो रहा है जी, 4 और 5 जो है वो वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 प्रोवाइड करना है, तो 2 क्या मतलब क्या होगा कि आप 2 कॉलम्स की जगह जो है वो इस स्पेसिफिक बटन को जो है वो देना चाह रहे हैं, तो इसलिए लेआउट स्पैन की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज हो रही होती है। जी बच्चे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, फिर आगे मूव करते हैं। जी बच्चे बताएं, शाबाश जल्दी करें। बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट बताएं तो सही ना, ताकि मुझे भी तो कुछ पता चले, आगे मूव करें फिर। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल सर। जी सर। बता तो सकते हैं ना एटलीस्ट। ओके टेबल रो को यहाँ से खत्म किया जी, सारे को खत्म हो गया जी, सारा यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। टेबल लेआउट की जगह हम क्या करते हैं जी, ग्रिड लेआउट करते हैं। अब ग्रिड लेआउट बेसिकली किस लिए यूज होता है, ग्रिड लेआउट भी टेबल लेआउट की तरह ही वर्किंग परफॉर्म करता है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पहले से सेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ग्रिड लेआउट कर देता हूँ जी। ओके ग्रिड लेआउट के अंदर 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सॉरी मैं स्ट्रेच को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से
आपको यहाँ पे दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं, एक तो नंबर ऑफ रोज बतानी पड़ती हैं और एक नंबर ऑफ कॉलम्स बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, रो काउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताना है, रो काउंट का एट्रीब्यूट यूज होता है जी, मैं फॉर एग्जांपल काउंट लिखता हूँ जी यहाँ पे, तो एक कॉलम काउंट का एट्रीब्यूट आपने बताना है और दूसरा रो काउंट का। तो पहले हम रो काउंट का बता देते हैं जी, कि रो काउंट किधर गया है, गायब भी हो गया, ये क्या आ गया। ओके, रो काउंट, यहाँ पे आप कितनी रोज बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बता देते हैं जी हम 4 रोज बनाना चाह रहे हैं। दूसरा एट्रीब्यूट आपको क्या बताना है, कॉलम्स लेआउट, सॉरी कॉलम काउंट का। ओके, कॉलम काउंट का आप यहाँ पे एट्रीब्यूट बता दें कि कितनी कॉलम्स बनाने हैं आपको, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स बनाने हैं। इसका मतलब ये है जैसे हम वहाँ पे टेबल लेआउट के अंदर कर रहे थे ना, कि जितनी भी हमने रोज ऐड करनी थी हम यहाँ वहाँ पे टेबल रो का एट्रीब्यूट ऐड कर देते थे या टेबल रो का टैग ऐड कर देते थे, और वहाँ पे हम वो लेआउट के अंदर जाके करते थे। यहाँ पे ग्रिड लेआउट के अंदर हमें पहले से बताना पड़ता है कि हम कितने नंबर ऑफ रोज रखना चाह रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो प्लेस करना चाह रहे हैं। उसके अंदर हम किसी भी व्यू को अगर किसी स्पेसिफिक टेबल रो के अंदर ऐड करते थे तो वो उसी रो के अंदर ऐड होता था। यहाँ पे हम व्यू को जस्ट अटैच करेंगे और साथ उसकी प्लेसमेंट बताएंगे कि उसको हम किस वाली रो के अंदर और किस वाले कॉलम के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं। लाइक मैंने क्या किया जी, मैं फॉर एग्जांपल डिजाइन व्यू के अंदर जाता हूँ, बटन उठाया मैंने, एक बटन यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरे बटन को उठाया दूसरा भी प्लेस कर दिया, तीसरे बटन को उठाया तीसरा भी प्लेस कर दिया, चौथे बटन को उठाया चौथा भी प्लेस कर दिया। ठीक हो गया जी। चौथा प्लेस नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है अभी देखना जरा। बटन को उठाया मैंने, ये इस कॉलम के अंदर मैंने प्लेस किया, क्या प्लेस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस कॉलम के अंदर मैंने ऑलरेडी एक बटन प्लेस किया, इस वजह से उस कॉलम के अंदर वो बटन प्लेस ही नहीं हुआ है। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स बनता जा रहा है कि ग्रिड लेआउट के अंदर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में काम करते हैं। लाइक आपने क्या किया जी, एक चीज उठाई उसको पहले इंडेक्स पे प्लेस कर दिया, दूसरी उठाई दूसरे पे पेस्ट कर दिया, तीसरे पे। अब मैं फॉर एग्जांपल बटन को उठाता हूं, मैं चौथे कॉलम के अंदर जाके पेस्ट करने की कोशिश करता हूं, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे उसको पेस्ट होना चाहिए। या तो हमारी नंबर ऑफ रोज में कोई प्रॉब्लम है जी, जस्ट अ मिनट यहाँ से देख लेते हैं जी। सॉरी बच्चे। सर वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप से बेहतर है कि हम कोड टेक्स्ट कर वो लें, खुद से लिखें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा चलें, स्प्लिट व्यू के अंदर जाके दोबारा से खुद से कोड जो है वो राइट अप कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या बताना है जी, मैंने यहाँ से सारे बटन्स को रिमूव किया जी। ओके, यहाँ पे चलें, अभी तक हमने खुद से नहीं कोडिंग की तो खुद से कर लेते हैं जी। यहाँ पे बटन के लिए आप बी कैपिटल यूज करेंगे, बटन आ गया जी। ओके, बटन को आपने फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाया जी। अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आपको मस्ट बताने हैं, कौन कौन सा जी, एक उसकी हाइट और दूसरी उसकी वेट। फॉर एग्जांपल हम रैप कंटेंट ही रखते हैं फिलहाल, हाइट भी और वेट भी। ओके, वेट भी हम रैप कंटेंट ही रख देते हैं जी। टेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल अभी उसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं करते हैं। अब आपको ये चीज यहाँ पे बतानी है कि इस व्यू को आप कहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, मैंने इसी बटन को कॉपी किया है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, दूसरा बटन प्लेस हो गया। अब ये बेसिकली क्या होता जा रहा है, एक ही कॉलम के अंदर प्लेस होते जा रहे हैं, सॉरी एक ही रो के अंदर प्लेस होते जा रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं दूसरे वाला बटन मेरा कहां पे प्लेस होना चाहिए, सेकंड वाली रो के अंदर प्लेस होना चाहिए, तो मुझे इसकी लोकेशन बतानी है। लोकेशन कैसे बताऊंगा जी, मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा लेआउट कॉलम या लेआउट रो की। ओके, मैं यहाँ पे कॉलम सर्च करता हूँ तो लेआउट तो सारों में ही यूज होता है, लेआउट कॉलम। लेआउट कॉलम का मतलब है कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इस लेआउट को या इस व्यू को किस कॉलम के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं। अभी ये कौन से कॉलम में प्लेस्ड है, दूसरे वाले कॉलम में। लेआउट कॉलम क्या स्पेसिफाई किया है, 4 स्पेसिफाई किया है। अब 4 के ऊपर वो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर कॉलम काउंट क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। मतलब हमारे टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 कॉलम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं 4 भी यूज नहीं कर सकता और 3 को भी यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं 0, 1 और 2 तक जो है वो चीजें यूज कर सकता हूँ। ओके, मैंने 2 किया तो अब उसने क्या किया, देखिए सबसे आखिर वाले कॉलम के अंदर जो है वो अभी लेके चला गया है। ठीक हो गया जी। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं जी, दूसरे वाली इसको मैं लेके चलना चाहता हूँ दूसरे वाली रो के 3rd वाले कॉलम के अंदर, तो मैं यहाँ पे लेआउट रो का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, लेआउट रो, और रो में स्पेसिफाई कर देता हूँ जी, लाइक फॉर एग्जांपल 3rd रो के अंदर प्लेस करें। तो उसने क्या कर दिया, अब वो 3rd वाली रो के अंदर जो है वो लेके चला गया। 3rd वाली रो का मतलब क्या है, बेसिकली एक्चुअली 4th वाली रो, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से ग्रिड लेआउट भी जो है वो आपका टेबल लेआउट की तरह ही वर्किंग परफॉर्म करता है।
आपको हर व्यू को जाके उसकी पोजीशनिंग बतानी पड़ती है कि आप इस व्यू को किस वाली रो के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं, किस वाले कॉलम के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं, या उसकी स्पेसिफिक पोजीशनिंग जो है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ती है। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ऊपर 3 कॉलम स्पेसिफाई किए हुए हैं तो वो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1 और 2 आप वैल्यू दे सकते हैं, 3 या 4 वैल्यू आप उसके अंदर नहीं दे सकते। इसी तरह अगर हमने आपने 4 स्पेसिफाई किया हुआ है तो 0, 1, 2 और 3 वैल्यू दे सकते हैं, 4, 5, 6 या इससे ऊपर कोई वैल्यू भी जो है वो आप लोग यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते हैं। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ओके। लास्ट जो व्यू ग्रुप आपका यूज होता है वो होता है फ्रेम लेआउट। आई थिंक मेरा ख्याल हमने कोई स्किप तो नहीं किया है। लीनियर लेआउट, टेबल लेआउट, ग्रिड लेआउट, रिलेटिव और कांस्टेंट, आई थिंक सारे पढ़ लिए हैं। एक हमारे पास रह गया फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट बेसिकली किस लिए यूज होता है सर? अभी 2 रहते हैं, स्क्रॉल व्यू भी रहता है। फ्रेम लेआउट इसलिए यूज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक चीज के ऊपर दूसरी किसी चीज को प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो व्यू यूज करते हैं या व्यू ग्रुप यूज करते हैं उसे हम फ्रेम लेआउट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, फ्रेम लेआउट यूज करता हूँ जी। फ्रेम लेआउट यूज किया। फ्रेम लेआउट के मतलब क्या होता है कि फ्रेम लेआउट बेसिकली जो उसकी बेसिक वर्किंग होती है वो क्या होती है कि आप जैसे ही किसी एक बटन को या किसी एक व्यू के ऊपर किसी दूसरे व्यू को ऐड करते हैं तो पीछे वाला पीछे वाला व्यू क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाला जो व्यू है वो आपको जो है वो नजर आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने व्यू नंबर 1 प्लेस किया है और उसके ऊपर व्यू नंबर 2 प्लेस कर दिया है तो फ्रेम लेआउट क्या करेगा, फ्रेम लेआउट की वर्किंग ये कहती है कि वो व्यू नंबर 1 को हाइड कर देगा। मीन हाइड करने का मतलब है वो उसके बैकग्राउंड में चला जाएगा। व्यू नंबर 2 जस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बटन अटैच किए हैं ना, हम इन बटन्स को कोई ना कोई कलरिंग स्कीम देते हैं और इसको फॉर एग्जांपल मैं पहले तो हाइट देता हूँ जी। हाइट मैंने क्या किया जी, मैच पेरेंट दे देता हूँ इसको। ओके, ये मैच पेरेंट हो गई जी। नीचे वाले को मैं हाइट क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं मैच पेरेंट दे देता हूँ और इसकी विड्थ को भी मैं मैच पेरेंट दे देता हूँ। ओके, ये देखें जी, मैच पेरेंट होगी। अभी होना तो ये चाहिए थे ना कि इसको 2 बटन शो करने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमने उनकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई की हुई अलग अलग। तो मैं फॉर एग्जांपल इनको कलर दे के चेक करता हूँ कि क्या ये अलग अलग शो होते हैं या नहीं होते। मैं फॉर एग्जांपल कलर का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जी, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का देख लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम कौन सा कलर दे लेते हैं जी, लाइक फॉर एग्जांपल एट प्राइमरी डार्क कलर दे लेते हैं जी। प्राइमरी डार्क हो गया। अब चेक करें जरा, हालांकि पहले वाले को तो हमने जो कोई भी कलर असाइन नहीं किया हुआ, तो इसको होना तो ये चाहिए था कि पहले वाला भी शो करता, दूसरे वाला भी शो करता। दूसरे वाला क्या हो गया, अब जो है वो टॉप पे आ गया और पहले वाला जो है वो रिमूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं पहले वाले बटन को देके देखता हूँ कि क्या वहां पे ये प्रॉपर्टी शो होती है जी। ओके, मैंने यहाँ से रिमूव की, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी किया। अब क्या होना चाहिए था, अब देखिए ना, होना तो ये चाहिए था कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है। मैंने आपको पहले जो बेसिक वर्किंग बताई है वो क्या बताई है कि जो सेकंड वाला व्यू होता है या जो लेटेस्ट व्यू होता है वो हाइड कर देता है उससे पीछे वाले व्यूज को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। हालांकि हमने दूसरे वाले बटन को कोई कलर असाइन नहीं किया हुआ, पहले वाले बटन को हमने कलर भी दिया है, फिर भी वो चीज हमें जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, उसको कोई ना कोई उसके ऊपर जो है वो कोई दूसरा व्यू जो है वो वहां पे प्लेस कर दिया। तो जो लेटेस्ट व्यू होगा वो वहां पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले वाला व्यू जो है वो वहां पे डिस्प्ले होना स्टार्ट नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ जी। थोड़ा सा कलर डिफरेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी डार्क, कोई प्रॉब्लम किया है हमने, सॉरी, इस बटन के अंदर हमने ये कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और यस, हमने ये चीज़ रिमूव कर दी है यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं जी। कंट्रोल स्पेस करते हैं जी, पहले तो इसको रिमूव कर लेते हैं, कंट्रोल स्पेस। ओके, कलर प्राइमरी की जगह कलर एसेंट करके देखते हैं, नहीं हुआ अभी भी शो। ये इस वक्त तक शो नहीं होगा जब तक कि आपका जो अपर वाली जो बिल्कुल आपका क्या उसको बोलते हैं लेटेस्ट व्यू है, उसकी जो हाइट वगैरह है वो कम नहीं होगी। अभी हम हाइट देखें तो हमने क्या रखी हुई है,
हाइट और विड्थ मैच पेरेंट रखी हुई है, इसका मतलब है हम उसके ऊपर जो है वो उसको लेके आ रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको मैच पेरेंट हाइट तो रहने देते हैं, लेकिन विड्थ इसकी क्या करते हैं, मैच पेरेंट नहीं करते, हम इसकी विड्थ रैप कंटेंट कर देते हैं जी। ओके, रैप कंटेंट किया और ऊपर वाले को जो विड्थ देते हैं वो भी उसको हमने रैप कंटेंट दिया है, इसको हम क्या कर देते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं जी। ओके, अब देखिए तो अब आपको डिफरेंट जो है वो शो हो रहे हैं कि पहला बटन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और दूसरा बटन जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप इस तरह के, ये बेसिकली यूज होता है कि जब आप फोटो फ्रेम वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें बनाना चाह रहे होते हैं ना, तो उस लिए आपका फ्रेम लेआउट जो है वो बेसिकली वहां पे यूज हो रहा होता है। तो ये इस तरह से फ्रेम लेआउट जो है वो वर्किंग परफॉर्म करता है जी। बच्चे इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, हमारा लास्ट व्यू रहता है उसको हम जो है वो देखते हैं अभी। जी बच्चे कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं जी, फ्रेम लेआउट की जगह, ओके मैं यहाँ से एक तो चीज मुझे याद नहीं रही कि यहाँ से हमें ये प्रॉपर्टीज भी रिमूव करनी थी। ओके, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बटन्स को यहाँ से रिमूव किया है जी। ओके, अब क्या यूज करने लगे, अब हम स्क्रॉल प्रॉपर्टी को देखने लगे। स्क्रॉल प्रॉपर्टी बेसिकली किस लिए यूज होती है कि अगर आपके कहीं पे आपका कंटेंट जो है वो आपकी रिक्वायर्ड स्क्रीन से ज्यादा है, लाइक आप एक स्क्रीन यूज करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आप कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो कंटेंट जो है वो आपकी नजर आने वाली स्क्रीन से ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, स्क्रॉल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। तो स्क्रॉल व्यू जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं जी। ओके, स्क्रॉल व्यू जो है वो हम यूज करते हैं कि अगर हम इस तरह की चीजें यूज करना चाह रहे हैं कि लाइक हमें स्क्रॉल बार शो हो रही हो जिसके थ्रू हम पेज को अप एंड डाउन जो है वो स्क्रॉल कर सकें, तो उसके लिए कौन सा व्यू यूज होता है, स्क्रॉल व्यू यूज होता है। एक चीज याद रखनी है, स्क्रॉल व्यू की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल व्यू के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक जो एलिमेंट है या एक व्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा व्यूज प्लेस नहीं कर सकते। एक से ज्यादा व्यूज प्लेस करेंगे भी तो क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, जो पहले वाला व्यू होगा वो शो करेगा, उसके अलावा कोई व्यू वहां पे जो है वो शो नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए हम ये करते होते हैं कि स्क्रॉल व्यू के अंदर आप कोई और व्यू ग्रुप यूज कर लेते हैं या कोई और पेरेंट लेआउट जो है वो यूज कर लेते हैं। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आके क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ। ओके, मैंने बटन का टैग यूज किया जी, बटन बनाया, मैच पेरेंट कर दी। ओके, देखिए अब मैंने हालांकि हाइट और विड्थ मैच पेरेंट किया, तो उसको चाहिए था कि पूरे के पूरे को वो जो है वो लेता, लेकिन वो नहीं ले रहा। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ही ये है कि उसके अंदर आप एक व्यू ही यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया जी, सेकंड बट इसको इसी को ही कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया है, उसने कोई दूसरा बटन प्लेस नहीं किया, तीसरे को कॉपी किया, पेस्ट किया, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्रॉल व्यू की बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल व्यू के अंदर एक व्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल व्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्क्रॉल व्यू के अंदर फर्दर जो लेआउट या जो व्यू ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक व्यू अटैच करते हैं और फिर उसके अंदर स्पेसिफिक व्यूज जो है वो यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे फर्दर से लीनियर लेआउट यूज करते हैं जी और मैच पेरेंट दोनों का कर देते हैं। अब अगर हम चाहें तो अब क्या होगा कि अब जितने भी हम जो है वो व्यूज अटैच करेंगे वो सारे व्यूज जो है वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मैं क्या करता हूँ जी, बटन मैच पेरेंट कर देता हूं जी। ओके, इसको मैं खत्म करता हूं जी फिलहाल। ओके, ओरिएंटेशन भी मुझे स्पेसिफाई करनी है जी, लीनियर लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी देते हैं जी, और इसको मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं जी वर्टिकल। ओके, वर्टिकल कर दिया जी। इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल दूसरा बटन प्लेस करता हूं जी। अब देखिए आपके पास बटन जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर आप सिंपल जो है वो स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी यूज करते, तो स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए या स्क्रॉल व्यू को यूज करते हुए आप जो है वो क्या कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीपल व्यूज डिस्प्ले नहीं कर सकते थे या मल्टीपल व्यूज प्लेस नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू को जो है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लीनियर लेआउट या कोई और स्पेसिफिक लेआउट जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी भी आप देखें स्क्रॉल व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी जितने भी आप व्यूज प्लेस कर रहे हैं वो स्क्रॉल व्यू के डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है, वो किसके चाइल्ड हैं, वो लीनियर लेआउट के चाइल्ड जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। स्क्रॉल व्यू का डायरेक्टली कितने चाइल्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड है, और वो कौन सा चाइल्ड है, लीनियर लेआउट जो है वो उसका चाइल्ड है। जी बच्चे कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे बताएं, शाबाश। नो सर। ओके जी, ये था जी आपका लेक्चर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी।
आई थिंक अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दिया जी यार बच्चे। ठीक है जी। जी हसन बच्चे। सर स्पैन का दोबारा बता दें एक बार। स्पैन इसलिए यूज होता है कि अगर आप ये स्पेसिफाई करना चाहें, लाइक आपने यूज किया था वहां पे टेबल रो के अंदर जो जो एक्चुअली कॉलम्स बनते हैं ना, वो कॉलम्स बनते हैं कि आपने उस लेआउट के अंदर जितने मैक्सिमम कॉलम बनाए हुए हैं ना उसके हिसाब से बनते हैं। लाइक आपने एक रो बनाई है उसके अंदर 4 कॉलम्स रखे हैं और दूसरी रो बनाई है उसके अंदर 2 कॉलम्स रखे हैं, तो वहां पे बेसिकली वो आपको शो कितने कॉलम्स हो रहे होते हैं, वहां पे आपको 4 के 4 कॉलम्स ही शो हो रहे होते हैं। मीन उनके जो एरियाज बने होते हैं वो 4 कॉलम्स के ही एरियाज जो है वो बने हुए होते हैं। आप जब भी दूसरे वाली रो के अंदर जाके क्या करते हैं, 2 कॉलम्स प्लेस करते हैं या 2 व्यूज प्लेस करते हैं, तो वो पहले वाले दोनों कॉलम्स के अंदर उन व्यूज को प्लेस कर देते हैं। तो वहां पे आप स्पैन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं ये जो है वो क्या होने चाहिए, स्पैन हो जाने चाहिए, या इनको जो है वो पूरी पूरी स्पेस लेना चाहिए, तो वहां पे आप लेआउट अंडरस्कोर स्पैन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है बच्चे? जी सर ठीक। जी फसी बच्चे। सर इस एंड्रॉयड की कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी? जी जी मिल जाएगी, एंड्रॉइड की वेबसाइट पे होगी। सर किसी एक स्पेसिफिक का कोई अच्छी है उसका नाम बता दें। कौन सी? एंड्रॉइड की साइट से जाए।